देश में अब तक 4,54,049 लोगों को लगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दोनों टीके बिल्कुल सुरक्षित। अब तक 580 साइड इफेक्ट के मामले आ चुके हैं सामने। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में रैली के दौरान बोली सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी माओवादियों से ज्यादा खतरनाक। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा मोदी या बीजेपी से डरता नहीं, हर हाल में बताता रहूंगा देश को हकीकत। किसानों को खत्म करना चाहते हैं मोदी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन टेस्ट में 3 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। ऋषभ पंत बने मैन ऑफ द मैच। बीसीसीआई ने किया टीम के लिए 5 करोड़ के बोनस का ऐलान। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी करेगी किसानों से मुलाकात। कमेटी के सदस्य अनिल घनवट बोले, सरकार भी रखे पक्ष। भारत सरकार ने व्हाट्सएप के सीईओ को लिखी चिट्ठी, प्राइवेसी नियमों को वापस लेने को कहा। सूरत के कोसाबा गांव के पास दर्दनाक हादसा, ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचला। 13 की मौके पर मौत, 5 की हालत गंभीर। सभी मजदूर राजस्थान के। भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन को लेकर चिताया, कहा कमजोर इम्यूनिटी, बुखार, एलर्जी या किसी गंभीर बीमारी की दवाएं लेने वाले ना लगवाएं टीका। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला जारी। पेट्रोल में 22 से 25 पैसे और डीजल में 24 से 25 पैसे का इजाफा। तीन कृषि कानून को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन तीनों कृषि कानूनों में जो खामियां हैं उसको लेकर एक बुकलेट भी जारी किया गया। इस मौके पर एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को आखिरकार इस तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। मोदी सरकार किसानों को थकाने, हराने और बांटने की कोशिश कर रही है, जिस साजिश में वो कामयाब नहीं होगी। और साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस आरोप का भी जवाब दिया, जिसमें ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी को लेकर, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को लेकर या इन पूरे कृषि कानूनों को लेकर बदलाव की बात कही थी। राहुल गांधी ने सफाई दी कि कांग्रेस पार्टी ने रिफॉर्म की बात की थी, इन काले कानूनों को लागू करने की बात कभी भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं किया गया। अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। उसमें मंडियां शामिल थीं, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। हम किसान की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। ये हम बात एक्सेप्ट करते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है और हम उनकी जो स्पेस है, उनकी जो जगह है, उसकी इज्जत करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। ये रियलिटी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
किसानों को मदद करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी को लेकर राहुल गांधी ने ये कहा कि आज के दिन में देश के अंदर जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने कब्जा जमा रखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो इस पूरे मामले में कमेंट नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर कुछ और विषयों को लेकर भी अपनी राय रखी, खासतौर से जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है एक संपादक का, उसके बारे में राहुल गांधी का कहना था कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर कुछ चुनिंदा लोगों तक इस बात की जानकारी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए के पास ये जानकारी हो सकती है। और राहुल गांधी ने कहा कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है और इस क्रिमिनल एक्ट में जो भी लोग इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे थे वो दोषी हैं और उन्हें जेल जाना चाहिए। Look, the law will take its own course, but I have an observation. This was top secret information. This was not provided to anybody else. There were 4 or 5 people who knew this information. Prime Minister of India, possibly the Defense Minister of India, the Home Minister of India, the Air Force Chief. These would be the 5 people who would know this. This is a criminal act. Giving official secret information to a journalist is a criminal act, both on the part of the person who accepted it and on the part of the person who gave it. These people call themselves patriots, right? There's nothing patriotic about putting our Air Force at risk. There's nothing patriotic about taking political advantage so that our aircraft gets shot down, so that the Pakistanis know that our Air Force is coming, right? If Mr. Arnab Goswami knows, if it is on his WhatsApp, I assume the Pakistanis also know it. It's not a very big jump, right? So it is a criminal action and that investigation should begin. I want to know whether it was the Prime Minister of India who told Arnab Goswami, or it was the Defense Minister, or it was the Home Minister, or NSA. I want to know which one of those people told this man. And this is a criminal action, so that, it should be looked into. Thank you. Let me go back to Uma Shankarji from NDTV. Also, the distressing thing, I haven't gone into the details of it, but the distressing thing to me was somebody saying this is going to be very good for us when our CRPF boys are killed, right? That is a anti-national act, and I don't like that language. साथ ही चीन के घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि वो लगातार अलग अलग समय पर आगाह करते रहे हैं कि चीन भारत के अंदर घुसपैठ कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं सरकार दरकिनार करती रही है। और अब जो सैटेलाइट इमेज से अरुणाचल से जो तस्वीरें सामने आई है, जिसमें एक पूरा का पूरा गांव बसा रखा है चीन की तरफ से भारतीय सीमा के अंदर, उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चीन को लेकर सरकार की कोई स्ट्रैटेजिक रणनीति नहीं है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है, एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, चाइना इसका फायदा उठाएगा। और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। इसीलिए मैं रिपीट करता जा रहा हूं, मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार के लिए। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो, आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो, आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है, चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है।
आप नहीं कर रहे हो, और उसका नतीजा हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। रियलिटी से नहीं हट सकते हैं। इसीलिए मैं वार्निंग दे रहा हूं कि देखिए, मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, मेरा काम है, देखिए कोरोना आ रहा है, इकोनॉमिक डैमेज होगा, लोग मरेंगे, तैयारी कर लीजिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं। आपने देख लिया, इकोनॉमी उड़ गई, रोजगार खत्म हो गया, मजदूर मर गए। क्यों? क्योंकि वो बस बातचीत करते रहते हैं। उनके माइंड में एक्चुअल वो एक्शन नहीं करना चाहते। और दुनिया डेंजरस रास्ते से निकल रही है। ट्रांजिशन पीरियड है, बदलाव का पीरियड है, और जो हमारी नेशनल लीडरशिप है उसको सीरियसली लेना चाहिए। Thank you, sir. Can I go back to Raman? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि फार्म लॉ एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। पहले लैंड एक्विजिशन, भट्टा पर सोल, प्रोसेस। चाइना एक इवेंट नहीं है, चाइना एक प्रोसेस है। राहुल गांधी का ये भी कहना था कि चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, या चीन की घुसपैठ की बात हो, वो हर समय सरकार को रेड फ्लैग दिखाते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ भाषण में विश्वास करती है, न कि एक्ट करने में। अजय झा, गो न्यूज़। किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके समर्थन में सिविल सोसाइटी के सदस्य सामने आए हैं। और 23 और 24 जनवरी को एक किसान संसद जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी सिंघू बॉर्डर के पास ही, जहां पे किसान धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ प्रशांत भूषण है। प्रशांत भूषण जी, ये जो जन संसद बुलाया जा रहा है, क्यों ज़रूरत पड़ी इस जन संसद को बुलाने की? देखिए, सरकार ने किसानों के ये कानून और उनकी जो डिमांड है एमएसपी की, और जो दूसरे मुद्दे हैं किसानों के, उसका तो कोई डिस्कशन होने ही नहीं दिया। ना तो उसका कोई प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन हुआ, ना ही उसको पार्लियामेंट में डिस्कस होने दिया गया, ना ही उसको कोई पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया, और ना ही प्रॉपर वोटिंग कराई गई, और ना ही विंटर सेशन को अलाउ किया गया। ऐसे समय पर यह बहुत सख्त ज़रूरत है कि एक जनता पार्लियामेंट बुलाई जाए जो किसानों के मुद्दों को डिस्कस कर सके। इसीलिए किसान संसद का ऑर्गेनाइज किया गया है। कौन कौन है जिनको इस संसद में बुलाया जाएगा? तो सारे एमपीज़ और एक्स एमपीज़ जो हैं, सबको ये इनविटेशन जा रहा है। उसमें से जो भी आ पाएँ या आना चाहें, इसमें सब एवरीबडी इज़ वेलकम। और उसके अलावा थोड़े से एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और थोड़े से किसान नेता, उनको अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाएगा। जी, एक बात और रही है, अभी तक जो किसान आंदोलन है उसमें राजनीतिक दलों से थोड़ी दूरी बना के रखी है। ये जो संसद है इसमें तमाम सांसद और पूर्व सांसदों को भी न्योता दिया जा रहा है। क्या उसके लिए तैयार हो रहे हैं किसान आने के लिए? नहीं, देखिए, ये तो सिविल सोसाइटी का इनिशिएटिव है, और पार्लियामेंट का तो ये काम है डिस्कस करना। और अगर पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस करने दिया जा रहा, तो फिर सिविल सोसाइटी की ज़रूरत है, नीड है कि भाई पार्लियामेंट के बाहर एक किसान संसद बुलाई जाए, और यही बुलाई जा रही है। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इसको किसान पूरे जोर शोर से सपोर्ट करेंगे, ये क्योंकि उन्हीं के मुद्दों को डिस्कस करने के लिए बुलाया जा रहा है। और इसके साथ ही 26 तारीख को कह रहे थे कि भाई इसको पार्लियामेंट में ठीक से डिस्कस होना चाहिए था, स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए थी, उसी का ये ऑल्टरनेटिव है। जी, इसके साथ ही 26 तारीख को एक ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं किसान। उसको लेकर के कोर्ट में भी बातचीत हुई, और सरकार का कहना है कि सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। अभी जैसा बताया कि दिल्ली के जो नागरिक हैं वो भी सड़क पे आएंगे किसानों के समर्थन में। तो जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले पे एक तो अपना फैसला दिया, और जिस तरह की बातें सुनने में आ रही है, क्या आपका क्या विचार है? देखिए, अभी तक इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, 2 महीने से बिल्कुल पीसफुली चल रहा है, बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। और ट्रैक्टर रैली भी पहले निकाली गई कुछ दिन पहले, वो भी बहुत पीसफुल, नॉन वायलेंट रही, बड़ी वेल ऑर्गेनाइज थी। तो क्यों किसी को डर होना चाहिए कि भाई अगर आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी तो उसमें कोई हिंसा हो जाएगी? क्यों डर होना चाहिए? इन्होंने तो कॉल दी है, संयुक्त किसान मोर्चा ने,
कि बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। हम लोग रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, किसान लोग। जी, और सर एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पे ये भी बात कही जा रही है कि कानून जो है उन्हें रद्द करना बड़ा मुश्किल है। कानून रद्द करना कितना मुश्किल हो सकता है सरकार के लिए? क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है? वो तो 2 मिनट में हो सकता है। आप ऑर्डिनेंस से भी कर सकते हैं और पार्लियामेंट के सेशन में 2 लाइन का आपको एक नया रिपील एक्ट पास करना है, आप उसको इंट्रोड्यूस करके पास करा सकते हैं। तो जहाँ पे किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, अब सिविल सोसाइटी ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। 26 जनवरी को जब किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, दिल्ली के नागरिक भी उनके समर्थन में सड़कों पे आएंगे, ये भी आज घोषणा की गई। और यहाँ पे जहाँ पे लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं पे 26 जनवरी को किसानों का ये भी कहना है कि वे अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अंजलि ओझा, गो न्यूज़। तो इंग्लैंड भारत का दौरा करेगी फरवरी मार्च के महीने में और सीरीज़ का ऐलान हो चुका है। इस पूरी श्रृंखला में इंग्लैंड की टीम 4 टेस्ट मैचेस खेलेगी, 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 3 एक दिवसीय मैचेस। तो क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा ट्रीट है एक तरह से ये, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जाएगी और उसके बाद IPL शुरू होगा, तो बहुत बड़ा क्रिकेट सीजन शुरू होने वाला है। शुरुआत होगी इस बड़ी सीरीज़ से, जहाँ पे 4 टेस्ट मैचेस, 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 3 एक दिवसीय मैचेस की श्रृंखला खेली जाएगी। हम आपको बताने जा रहे हैं कैसा रहेगा शेड्यूल, किन ग्राउंड्स पे होंगे, किन कंडीशंस में ये टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। हम आपके सामने स्क्रीन पर अभी ला रहे हैं कि पहले टेस्ट मैचेस का श्रृंखला हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से होगी। आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आप देख सकते हैं। तो टेस्ट मैचेस की शुरुआत होने जा रही है। 4 टेस्ट मैचेस हैं, इसमें 2 चेन्नई में खेले जाएंगे और 2 अहमदाबाद में खेले जाएंगे। आपके सामने मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शेड्यूल दिखाया जाए, क्या है टेस्ट मैचेस सीरीज़ का शेड्यूल। तो टेस्ट मैचेस की श्रृंखला किस तरह से खेली जाएगी, आपके सामने शेड्यूल आने वाला है अभी। वैसे दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड की टीम अभी साउथ अफ्रीका में थी और वो T20 और ODI सीरीज़ के लिए तो वहाँ मौजूद थी, लेकिन ODI एक भी मैच नहीं हो सका। T20 श्रृंखला तो हो गई, लेकिन ODI मैच नहीं हो सका। और ये देखिए आपके सामने हम बताना चाहेंगे 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है। पहला टेस्ट मैच 5 से 9 फरवरी के बीच में चेन्नई में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 13 से 17 फरवरी के बीच में फिर चेन्नई में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच 24 से 28 फरवरी के बीच में अहमदाबाद में खेला जाएगा और ये पिंक बॉल टेस्ट होगा, या हम इसे डे एंड नाइट टेस्ट भी कह सकते हैं। ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दूसरा टेस्ट मैच है जो कि डे एंड नाइट टेस्ट मैच होगा और इंडिया में खेला जाएगा। अगर आपको याद हो तो सन 2019 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच ईडन गार्डन में खेला गया पहला टेस्ट मैच डे एंड नाइट टेस्ट मैच था, जिसे इंडिया ने बड़ी आसानी से जीत लिया था। सबकी निगाहें होंगी, पिंक बॉल टेस्ट का एक कल्चर चल पड़ा है, लोग देखना चाहते हैं। इंडियन टाइमिंग बहुत सूट करती है, लोग थोड़ा सा लेट देखना पसंद करते हैं। तकरीबन डे नाइट ODI जैसा ही होता है, रोमांच थोड़ा सा इससे बढ़ जाता है। चौथे टेस्ट मैच की बात की जाए तो ये अहमदाबाद में ही खेला जाएगा और अहमदाबाद में जो स्टेडियम बना है हम आपको बताना चाहते हैं कि सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। इसकी कैपेसिटी 1 लाख है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा है। इसमें इसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें तीसरा जो टेस्ट मैच होगा उसमें सबकी निगाहें होंगी। 4 टेस्ट मैचेस के बाद इंडिया इंग्लैंड जाएंगे T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की श्रृंखला खेलेंगे। तो एक नज़र डालते हैं T20 इंटरनेशनल सीरीज़ का शेड्यूल कैसे होगा, हम आपको बताना चाहते हैं। एक बार T20 इंटरनेशनल सीरीज़ का शेड्यूल एक नज़र। T20 इंटरनेशनल मैचेस जो है 5 के 5 मैचेस अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। 5 T20 मैचेस वर्ल्ड कप को ध्यान में रख के रखे गए हैं, क्योंकि इस साल T20 वर्ल्ड कप है। तो 5 T20 मैचेस की श्रृंखला इस साल खेली जाएगी। वर्ल्ड कप की एक तैयारी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। इंग्लैंड बड़ी टीम है, इंग्लैंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर है T20 इंटरनेशनल में और ICC रैंकिंग में हाल फिलहाल वो नंबर 1 की पोजीशन पर है। तो बड़ी श्रृंखला है और टीम इंडिया, क्योंकि वर्ल्ड कप जो T20 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2021 में, वो भी इंडिया में खेला जाएगा। तो इसे बहुत एक प्रैक्टिस के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि आप सबसे अच्छी T20 इंटरनेशनल टीम के खिलाफ ये श्रृंखला खेलने जाएंगे। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, पहला T20 मैच 12 मार्च को खेला जाएगा, दूसरा 14 मार्च को, तीसरा 16 मार्च को, चौथा 18 मार्च को और 5वां 20 मार्च को खेला जाएगा। और 5 मैच अहमदाबाद के इस नए स्टेडियम जिसका नाम है सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे और सबकी निगाहें हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरदार पटेल स्टेडियम की क्षमता 1 लाख दर्शकों की है।
तो सबकी निगाहें T20 मैचेस पे भी होंगी और अंत में आएगी ODI सीरीज। 3 मैचों की ODI सीरीज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होगी। एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि हमें ODI सीरीज के शेड्यूल का स्लाइड बदली जाए। तो इसके बाद T20 मैचेस की श्रृंखला के बाद ODI सीरीज आपके सामने आएगी और ODI सीरीज के तीनों मुकाबले पुणे में खेले जाएंगे। तो ये क्यों एक ही स्टेडियम में खेले जा रहे हैं इसके बारे में हम अभी आपसे फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन तीनों मुकाबले ODI के पुणे में खेले जाएंगे। तो रीज़न ये है कि कोविड के चलते बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना और एक बायो बबल बनाया जाता है जिसके तहत खिलाड़ियों को और उस टेस्ट मैच में जुड़े एम्पायर्स, खिलाड़ी या और भी कोई ऐसा काम करने वाला इंसान जो इस ग्राउंड में ताल्लुक़ रखता है, उन्हें एक ही जगह पर रहना होता है, वो बाहर के लोगों से मिल नहीं सकते हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं सिक्योरिटी को लेकर। ये आपके सामने आ गई है ODI सीरीज। पहला ODI है 23 मार्च को, दूसरा ODI है 26 मार्च को और तीसरा मुकाबला है 28 मार्च को। तो ये है श्रृंखला का प्रारूप। अगर हम आपको बताएं तो पहले जैसे हमने बताया कि टेस्ट मैचेस शुरू होंगे, उसके बाद 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की श्रृंखला होगी और अंत में 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला होगी। अमूमन ऐसा होता था कि पहले एक दिवसीय मैचेस ज़्यादा खेले जाते थे और T20 इंटरनेशनल मैचेस कम खेले जाते थे, लेकिन क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप है, IPL है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में ही होने वाला है, तो शायद इसीलिए 5 T20 मैचेस की एक श्रृंखला रखी गई है। इंग्लैंड T20 इंटरनेशनल की रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, तो इंडिया ऐसे में चाहेगा कि वो अपनी बेहतर प्रैक्टिस कर सके वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ अपने ग्राउंड पे, और उसी ग्राउंड पे होने वाले हैं, इंडिया में ही मैचेस में होने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि उनके लिए प्रैक्टिस भी रहेगी। जैसा कि मैंने बताया, कोविड के चलते प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, आपको बायो बबल में रहना पड़ता है। और जो खबरें हमारे पास है उसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वैक्यूम सील का और ये उच्च स्तरीय बायो बबल का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कराया जाता है, इसका जो पूरा संभावना है कि ब्रिटेन की कंपनी रेस्ट्रेटा को ही ये टेंडर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी IPL के दौरान उसी कंपनी ने बायो बबल का और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उन्हीं के नेतृत्व में रखे गए थे और बहुत सक्सेसफुल हुए। IPL में हमने कोई भी केस देखने को नहीं मिला। हालांकि इस पे एक बात और उठ रही है कि ये बहुत कॉस्टली होता है। तो UK जैसी कंपनी, तो इंग्लैंड देश जहाँ पे उसने अभी कोविड के बाद वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से भी श्रृंखला खेली है और उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली उन्हें कंडक्ट करा है, लेकिन इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो साउथ अफ्रीका के एक कोच हैं, साउथ अफ्रीका के सलाहकार हैं, उनका एक डॉक्टर है, उनका मानना है कि बहुत ही महंगा है और बड़ी कंट्रीज़ जैसे UK तो इसे आसानी से कर सकता है, लेकिन ये मुश्किलात होंगी छोटी कंट्रीज़ जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है। तो फिलहाल उम्मीद की जा सकती है रेस्ट्रेटा, जिसका हमने नाम बताया, इस कंपनी को ही बायो बबल का पूरा नेतृत्व मिलेगा टीम जब इंग्लैंड दौरा करेगी टीम इंडिया का। बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के तहत ये सीरीज़ खेली जाएगी। 4 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला है, 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं और 3 एक दिवसीय मैचेस हैं। उम्मीद बहुत अच्छी सीरीज़ देखने को हमें मिलेगी। फिलहाल इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया में है, इसके बाद इस सीरीज़ पे सबकी निगाहें होंगी और ये जस्ट IPL से पहले होगी। तो बहुत कुछ क्रिकेट का होने वाला है। 2021 में IPL भी है, इंडिया इंग्लैंड की बड़ी सीरीज़ भी है। एशिया कप अभी तक टाइमलाइन फाइनल नहीं हुई, लेकिन उम्मीद की जा सकती है अगले साल एशिया कप है और वो भी T20 फॉर्मेट में ही खेला जाएगा और T20 वर्ल्ड कप भी है। तो बड़ी सीरीज़ है अगली बार क्रिकेट फैंस के लिए, बड़ा अच्छा साल होने वाला है। बहुत एक तरह से ट्रीट है। इंग्लैंड से जब भी मुकाबले होते हैं तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। एक बार हम आपको फिर से बताना चाहेंगे टेस्ट सीरीज़ और वनडे सीरीज़ का शेड्यूल चलने से पहले। तो पहले टेस्ट सीरीज़ खेलेगी टीम इंडिया, 4 टेस्ट मैचेस का मुकाबला खेलेगी। 2 मुकाबले खेले जाएंगे चेन्नई में, 2 मुकाबले खेले जाएंगे अहमदाबाद में। पहला टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच चेन्नई में है, तीसरा और चौथा अहमदाबाद में। तीसरा मुकाबला डे एंड नाइट टेस्ट होगा, जिसे हम गुलाबी बॉल टेस्ट भी कहते हैं, पिंक बॉल टेस्ट भी कहते हैं। ये इंडिया में खेला जाने वाला दूसरा पिंक बॉल टेस्ट होगा। इससे पहले 2019 में, पिछले साल अगर आपको याद हो, नवंबर के महीने में ही इंडिया ने बांग्लादेश के साथ अपना पहला डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेला था कोलकाता के ईडन गार्डन्स पे, जिसे इंडिया ने जीत लिया था। तो अब जो है इंग्लैंड की टीम जब इंडिया में ट्रैवल करेगी और एक तरह से एक फॉर्मेट सा बनता जा रहा है, अगर कोई भी टीम टेस्ट मैच खेलने इंडिया आएगी या टीम इंडिया कहीं जाएगी या कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, तो उसमें कोशिश की जा रही है कम से कम एक टेस्ट मैच पिंक बॉल टेस्ट मैच और डे एंड नाइट टेस्ट मैच, और कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट को जो थोड़ा सा दब गया है वनडे और T20 की पॉपुलैरिटी में, उसे जिंदा करने की वो है कोशिश की जा रही है और बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट को लोग देखते हैं, टाइमिंग सूट करती है उन्हें, ऑफिस वाले जो लोग होते हैं वो शाम में आके देख सकते हैं। तो 4 टेस्ट मैचेस, 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 3 एक दिवसीय मैचेस की श्रृंखला है। 5 T20 मैचेस भी सरदार पटेल स्टेडियम में खेले जाएंगे अहमदाबाद में। ये नया स्टेडियम है, इसकी क्षमता तकरीबन 1 लाख लोगों की है। तो उम्मीद की जा रही है सबकी निगाहें इस पर भी होंगी। बड़ा स्टेडियम है, कहा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, 1 लाख से ज़्यादा की इसमें क्षमता है। तो यहाँ पे आपको
थर्ड टेस्ट मैच जो कि 24 से 28 फरवरी के बीच में खेला जाएगा। डे एंड नाइट टेस्ट मैच यहाँ पर होगा। चौथा टेस्ट मैच होगा। 5 वनडे होंगे। शायद ही क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि कोई नया ग्राउंड पे पहली बार मैच हो रहा है और एक नहीं 15 दिन के अंदर वहाँ 5 T20 मैचेस और 2 टेस्ट मैच होंगे। तो इतिहास भी लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्योंकि कोविड के चलते बायो एक प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, बायो बबल एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, जिसके तहत एक ही ग्राउंड में कोशिश की जाती है कम से कम ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा खर्चा भी बढ़ता है। तो अहमदाबाद ना केवल पहली बार टेस्ट मैच होस्ट करेगा, एक नहीं 2 लगातार टेस्ट मैच होस्ट करेगा, 5 T20 मैचेस होस्ट करेगा। वरना नॉर्मली इंडिया में जो होता है कि एक ग्राउंड में एक साल में एक आधी मैच, इंटरनेशनल मैच 1 से 2 से ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलते हैं। तो थोड़ा सा लकी है इस मामले में ये ग्राउंड की ओपनिंग उसकी भव्य तरीके से होगी। चलते चलते आपको और बताना चाहेंगे कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में अभी ODI श्रृंखला स्थगित कर दी गई है। T20 मैचेस की श्रृंखला थी जो इंग्लैंड ने जीत ली थी 3-0 से। उसके बाद वनडे सीरीज हो नहीं पाई क्योंकि कोविड के चलते कुछ खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते टेस्ट ODI सीरीज स्थगित कर दी गई। तो उस सीरीज के बाद ये इंग्लैंड का पहला विदेशी दौरा होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने कोविड के बाद काफ़ी सीरीज खेली। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली, उन्होंने पाकिस्तान से मैचेस खेले, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मैचेस खेले, लेकिन वो सब इंग्लैंड में खेले थे। उनका पहला विदेशी दौरा साउथ अफ्रीका था और अब उनका अगला विदेशी दौरा इंडिया होगा। तो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं और उम्मीद की जा रही है IPL में जिस ब्रिटेन की कंपनी ने बायो बबल पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करा था, वही इस बार भी उम्मीद ऐसी लग रही है और सोर्सेज से यही पता चला है कि रेस्टोरेटा करके कंपनी का नाम है, जो इंडिया इंग्लैंड सीरीज को भी उन्हीं की देखरेख में टूर्नामेंट सीरीज खेली जाएगी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और बार के पूर्व CEO पार्थो दाशगुप्ता की कथित व्हाट्सएप चैट लीक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर मोदी सरकार को फिर से घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रचार के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने 2019 में ही संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में ये कहा था कि हमले का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया गया था। इस मामले में मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के बीच एक नापाक रिश्ते का भी पता चलता है, जो परमाणु हथियारों से लैस इस क्षेत्र को संघर्ष की आग में झोंकना चाहता है। मोदी सरकार फांसीवादी रवैया अपना रही है और उनकी सरकार इसका खुलासा करती रहेगी। इमरान खान ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर घेरने की भी कोशिश की। उन्होंने दुनिया से मांग की है कि भारत के सैन्य एजेंडे को रोका जाए, नहीं तो उपमहाद्वीप मुश्किल में आ जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अर्नब गोस्वामी की कथित चैट लीक को लेकर कहा था कि इसने भारत के भयावह सोच को उजागर कर दिया है। लीक व्हाट्सएप चैट के मुताबिक अर्नब गोस्वामी ने 26 फरवरी 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक से 3 दिन पहले इस एयर स्ट्राइक की पुख्ता भविष्यवाणी की थी। उन्होंने पार्थो दाशगुप्ता को चैट में कहा, कुछ बड़ा होगा और पाकिस्तान पर सरकार इस तरह से हमला करने के लिए आश्वस्त है कि लोगों को उत्तेजित कर देगा। चैट में दाशगुप्ता ये कहते देखे जा सकते हैं कि पाकिस्तान पर हमला मोदी को आगामी आम चुनाव में प्रचंड बहुमत दिलाएगा। इसके बाद मई 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत मिली और अकेले 303 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। हालांकि चैट लीक पर अभी तक ना तो अर्नब गोस्वामी और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई सफाई आई है। हालांकि चैट लीक पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर रिपब्लिक टीवी ने एक बयान जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान सरकार उनके चैनल के खिलाफ साजिश कर रही है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे। इस हमले के बाद भारतीय मीडिया ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि 26 फरवरी को हवाई हमले कर 300 आतंकवादी मार गिराए गए। पुलवामा हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद को दोषी ठहराया, जिसने हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की थी और जैश-ए-मोहम्मद के नेताओं को हिरासत में लिया था। हवाई हमले के बाद भारत के दावे को पाकिस्तान ने सिरे से खारिज किया था। पाकिस्तान का दावा था कि लड़ाकू विमानों ने एक जंगल वाले इलाके में बम गिराए, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। इसके बाद पाकिस्तान भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरने की लगातार कोशिश करता रहा है और ये आरोप लगता रहा है कि नरेंद्र मोदी ने हवाई हमले का इस्तेमाल घरेलू चुनावी लाभ के लिए किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।
कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की लड़ाई लगातार जारी है। इस बीच मोदी सरकार ने राज्य के 2 भाग जरूर कर दिए, लेकिन कश्मीरियों की घर वापसी पर मौन रही। 31 सालों से अपने ही देश में दर बदर कश्मीरी पंडित अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बात साल 1989 की है, जब पार्टी में हिंसा चरम पर थी। 1989 में पहली बार JKLF समर्थकों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू किया, जब बीजेपी के खास नेता टीकालाल टपलू की हत्या कर दी गई। तुरंत बाद ही श्रीनगर हाईकोर्ट के जज नीलकंठ गंजू की JKLF के संस्थापक मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाने के कारण हत्या कर दी गई। वहीं साल 1989 में ही केंद्रीय मंत्री रहे PDP के मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को JKLF समर्थकों ने अपहरण कर अपने 5 साथियों की रिहाई की मांग की। 1990 में ही एक कवि सर्वानंद कौल प्रेमी की हत्या और श्रीनगर दूरदर्शन स्टेशन के निदेशक लासा कौल जैसे बड़े लोगों की हत्या की गई। सैफुद्दीन सोज अपनी किताब कश्मीर ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री एंड स्टोरी ऑफ स्ट्रगल में लिखते हैं कि जगमोहन को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त करने के पीछे कारण था कि कश्मीर के पंडित सुरक्षित महसूस कर सकें। उस दौरान प्रधानमंत्री VP सिंह की सरकार दिल्ली में बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। साल 1990 में देश के तत्कालीन गृहमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जगमोहन मल्होत्रा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया। 20 और 21 जनवरी को जगमोहन के राज्यपाल का कार्यभार संभालने के 2 दिनों बाद कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल जगमोहन से मिलने राजभवन गया, तो उन्हें कहा गया कि वे कश्मीर घाटी छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। सरकार उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम कर देगी। उस समय कोठीबाग के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी यानी SDPO थे इसरार खान। कश्मीर लाइव को दिए एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि उन्हें जगमोहन ने राजभवन बुलाया और जगमोहन के प्रमुख सचिव अल्लाह बख्श ने उनसे कहा कि पंडितों को बस में भरकर जम्मू पहुंचा दें। इसरार खान बताते हैं कि जगमोहन बोले लोडिंग शोडिंग में मदद करना और अटैक शटैक नहीं होना। इस दौरान चरमपंथी गुट पंडितों को कश्मीर छोड़ने की धमकियां दे रहे थे। अखबारों में ज्ञापन दिए जाने लगे। 21 जनवरी की रात को घाटी में बड़े पोस्ट पर रहे पंडितों को जगमोहन ने जम्मू भेज दिया। जम्मू कश्मीर के एक अखबार रोशनी के संपादक को जम्मू के नगरोटा कैंप से पंडितों ने पत्र लिखा था कि उन्हें कश्मीर घाटी से संगठित तरीके से निकाला गया है। वहीं मार्च के महीने में घाटी में रह रहे मिडिल क्लास पंडित घाटी छोड़कर जम्मू या दिल्ली जैसे शहरों को चले गए। सैफुद्दीन सोज लिखते हैं कि घाटी छोड़ने के लिए पंडितों को प्रोत्साहित किया गया। वहीं कश्मीरी पंडितों के नेता जगमोहन पर घाटी से संगठित तरीके से निकाले जाने का आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में विस्थापित किए गए कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर कोई चर्चा नहीं की। आज भी कश्मीरी पंडित अपने घरों से बाहर हैं। वे 30 सालों से दरबदर हैं। उन्हें वापस भेजने की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। देखना यह है कि धारा 370 हटने के बाद वो अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़। भारत में व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए लॉन्च हुए स्वदेशी प्लेटफॉर्म हाइक ने सोमवार को दम तोड़ दिया। कंपनी ने घोषणा की है कि वो अपने मैसेजिंग ऐप को बंद कर देगी। इसकी सूचना उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन के जरिए दे दी गई है। गौरतलब है कि टेंसेंट, टाइगर ग्लोबल और सॉफ्टबैंक की फंडिंग से शुरू हुई हाइक मैसेंजर की साल 2016 में बाजार में कुल कीमत $1.4 बिलियन थी। पूरी दुनिया में अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ऐसे में जब व्हाट्सएप को टक्कर देने की बात आई तो चीनी कंपनियां सामने आईं। जब हाइक ऐप बाजार में आया तो इसे सपोर्ट करने के लिए चीनी टेक दिग्गज टेंसेंट भी साथ आई थी। टेंसेंट ने हाइक को तकनीकी मदद उपलब्ध कराई थी। स्टार्टअप को टेलीकॉम इंडस्ट्री के दिग्गज एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल के बेटे कविन भारती मित्तल ने शुरू किया था। भले ही इस वक्त प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोग व्हाट्सएप को छोड़ रहे हों, लेकिन एक समय था जब दुनिया के इस सबसे पॉपुलर ऐप से टक्कर लेने के लिए एक भारतीय कंपनी बाजार में उतरी थी, जिसके दरवाजों पर अब ताला लग गया है। सोमवार को इस ऐप को गूगल समेत तमाम ऐप स्टोर से हटा लिया गया।
इस महीने की शुरुआत में कविन मित्तल ने कहा था कि भारत के पास घरेलू मैसेंजर प्लेटफॉर्म तब तक नहीं होगा जब तक पश्चिमी कंपनियों के बड़े प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम आदि को सरकार बैन नहीं करती। उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप का वैश्विक नेटवर्क प्रभाव बहुत मजबूत है। मसलन भारत में व्हाट्सएप के 45 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। एक तरफ भारतीय यूनिकॉर्न यानी कि $1 बिलियन से बड़ी कंपनीज फेल हो रही हैं, वहीं अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जमकर चांदी काट रही हैं। आलम यह है कि हाल में ही एप्पल और फेसबुक, इन दोनों कंपनियों की मार्केट वैल्यू भारत की जीडीपी से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2020-21 में नॉमिनल जीडीपी घटकर 194.82 लाख करोड़ रह जाएगी। अब अगर इसको डॉलर के हिसाब से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था $2.65 ट्रिलियन तक सिमट जाएगी। बात करें एप्पल की तो उसकी टोटल वर्थ या कहें उसकी कुल कीमत $2.2 ट्रिलियन के पार जा चुकी है। इसी तरह फेसबुक $0.77 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। अब इन दोनों की कुल कीमत को जोड़ा जाए तो आंकड़ा पहुंच जाता है लगभग $3 ट्रिलियन, यानी पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था से ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया था। ये फैसला कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जन्मसिद्ध अधिकार माना था। साथ ही ये भी कहा था कि लंबे समय तक इंटरनेट पर रोक लगाना मौलिक अधिकारों का हनन है। बहरहाल हकीकत बिल्कुल उलट है। साल 2020 में भारत पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर था, जहां सबसे ज्यादा घंटों के लिए इंटरनेट पर रोक लगी। डिजिटल प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी पर काम करने वाली टॉप 10 VPN वेबसाइट ने सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में 8,927 घंटों तक इंटरनेट पर पाबंदी रही और इस पाबंदी के चलते देश को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भी उठाना पड़ा। इस क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। जहां इस मामले में भारत 2019 में तीसरे नंबर पर था, वहीं 2020 में भारत दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। वहीं साल 2019 में देश में 4,196 घंटे इंटरनेट बंद रहा था। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 25 जनवरी से कश्मीर में 2G इंटरनेट शुरू कर दिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर बैन जारी रहा। 4 मार्च को सरकार ने इस बैन को भी हटा दिया, पर वहां अब भी 2G इंटरनेट ही चल रहा है। रिपोर्ट बताती है कि 2020 में जम्मू कश्मीर में 8,799 घंटों तक इंटरनेट प्रभावित रहा। इसमें से 1,527 घंटों तक तो इंटरनेट पूरी तरह बैन रहा, जबकि 7,272 घंटों तक इंटरनेट प्रभावित रहा, यानी वहां इंटरनेट सिर्फ नाम के लिए ही चला। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर रोक होने की वजह से 20,317 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर के अलावा 2020 में मणिपुर में 72 घंटों के लिए इंटरनेट बंद हुआ, जिससे 35 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं ये संख्या मेघालय में 48 घंटे है, जिसके चलते 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अरुणाचल में 8 घंटों के लिए इंटरनेट प्रभावित रहा, जिससे 2.6 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा घंटों तक इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत के बाद म्यांमार दूसरे और चाड तीसरे नंबर पर रहा। म्यांमार में 8,808 घंटे और चाड में 4,608 घंटों तक इंटरनेट बंद रहा। इसमें म्यांमार को 1,400 करोड़ और चाड को 170 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पर नुकसान के मामले में बेलारूस भारत के बाद दूसरे नंबर पर है। बेलारूस में 2020 में 218 घंटों तक इंटरनेट पर रोक रही। इससे उसे करीब 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले देशों में भारत और बेलारूस के अलावा यमन, म्यांमार और अजरबैजान शामिल हैं। इन 5 देशों में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ है। साल 2020 में दुनिया के 31 देशों में 27,165 घंटे तक इंटरनेट पर रोक रही। इसमें से 21,613 घंटे इंटरनेट पर और 5,552 घंटे सोशल मीडिया पर पाबंदी रही। इससे इन देशों को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
डराने वाली बात यह है कि इस आंकड़े में 2019 के मुकाबले 49% का उछाल आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर रोक के पीछे जो दो सबसे बड़ी वजहें थीं, वो थी पहली राजनीतिक और दूसरी तनाव के चलते हालात। सबसे ज्यादा 11,970 घंटे तक इंटरनेट पर रोक तनाव के हालात की वजह से रही। बहरहाल इन सब से इतर आपको ये भी बता दें कि भारत में CRPC 1973 और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत सरकारी एजेंसियों को भारत के राज्यों या जिलों में इंटरनेट बंद करने का अधिकार है। इसके अलावा टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के आधार पर भी सरकार टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सेवाएं निलंबित करने को भी कह सकती है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी की रिपोर्ट, गो न्यूज।